Good evening, students. I have learned lesson 4 national integration in civics. National integration means Rashtriya Ekikaran. In this chapter, we have learned about the historical background, concept of national integration, and their factors and the demerits of descriptive factors of national integration. So firstly, what is national integration? राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? वो भावना जो कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर रख करके देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है, वह कहलाती है राष्ट्रीय एकीकरण. द फीलिंग ऑफ वननेस irrespective of caste, creed, religion, language and mutual understanding among the citizen of a नेशन इज़ नेशनल इंटीग्रेशन. किसी भी व्यक्ति के अंदर वह भावना जो कि उसको जाति, धर्म, उसकी जो समुदाय है, भाषा है, उसकी जितनी भी आपसी सामंजस्य है और बाकी अन्य लोगों में को छोड़ करके देश के लिए जो भावना है वह कहलाती है राष्ट्रीय एकीकरण. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हमारा जो भारत देश जो है वो शुरू से ही एक ऐसा देश रहा है जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना रही है. हमारे देश में बहुत पहले से ही लोग अलग अलग देशों से आए हैं और यहाँ आकर के रहे हैं और सबके अपने अपने धर्म थे, सब अपने अपने समुदाय को लेकर के यहाँ आए और यहाँ उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया. यहाँ पर पहले बहुत सारे ऐसे विदेशियों का भी एक ये आश्रय स्थल रहा है और जो यहाँ पर आए वो यहाँ का हिस्सा बन गए. उनकी अपनी एक भाषा थी, उनका एक अपना धर्म था, उनका एक अपने रीति रिवाज थे, पहनावा था, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे जो भारतीय लोग थे उनमें भी ये धीरे धीरे वो जो भावनाएं हैं, वो जो रहन सहन है वो प्रचलन में आ गया. हमारा भारतीय समुदाय जो है वो हमेशा से, भारतीय जो संस्कृति है वो हमेशा से बहुत धनी रही है, यानी कि यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है. फिर इसके बाद में है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि हमारे यहाँ पर जैसे कुंभ वगैरह भरा जाता, कोई मेले भरते हैं, कुंभ का मेला भरता है या और भी कोई ऐसे तरह के जो मेले भरते हैं, इनमें भी एक बहुत सारे लोगों का यहाँ इकट्ठा होना होता है, जिसके कारण हम एक दूसरे से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. जैसे अगर कोई कुंभ का मेला महाराष्ट्र में भर रहा है, नासिक शहर में, तो वहाँ एमपी के लोग भी जाएंगे, यूपी के लोग भी जाएंगे, विदेशों से भी लोग उस मेले को देखने आते हैं. तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर वो हम हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे व्यवहार में हम उसको शामिल कर लेते हैं और धीरे से वह एक नई रिवाज, नया प्रचलन बन जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्या अवधारणा भी नेशनल इंटीग्रेशन के पीछे? हमारा ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो इस पर आधारित है एकता पर. एक कॉमन लैंग्वेज, यानी कि सबकी एक भाषा हो, सबका रहन सहन एक हो, सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो, सबका एक धर्म हो, सभी का एक तरीका हो पूजा का. लेकिन फिर भी हमारे भारतीय देश, जो भारत देश है, इसमें सारे धर्म अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबका पूजा करने का तरीका अलग है, सबकी भाषा अलग है. इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अनेकता होते हुए भी एकता है. सबकी जैसे भाषा में एकता, हिंदी सब हमारी राष्ट्रभाषा है, सबका रहन सहन का तरीका सब अलग अलग होते हुए भी यदि हमें एकता है तो वह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है. और इसके कारण ही हमारे देश को क्या कहा जाता है? अनेकता में एकता कहा जाता है. इसीलिए भी कहा गया है श्रीनगर और गुवाहाटी अवर कंट्री अवर साउथ. श्रीनगर हो या गुवाहाटी, हमारा शहर हमारी माटी, हमारा गांव हमारी माटी. जो हमारा देश है यहाँ पर लगभग 250 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और इससे भी कहीं ज़्यादा बोलियां हैं. लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है. There are 22 languages are mentioned in our national constitution. फिर राष्ट्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? कैसे जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण
एक सशक्त बन सकता है। सबसे पहले इसके लिए है फंडामेंटल राइट्स। सबके कैसे फंडामेंटल राइट्स यानी कि सबको समान अधिकार। तो हमारे संविधान में हम सभी को, जितने भी भारतीय हैं नागरिक हैं, उन्हें 6 फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 आपको मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले है, और ये अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं, ताकि आप सभी एक जैसे सभी को समान अधिकार प्राप्त हो सके, किसी को ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। इसीलिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारे जितने भी लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके समान रूप से उन्नयन के लिए, उन्मुखीकरण के लिए यह 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं। जिसमें पहला है प्रोविज़न ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का अधिकार। फिर है ये अधिकार क्यों बनाए गए हैं, ताकि प्रत्येक नागरिक जो है वो अपना स्वयं का विकास कर सके और उसे समान रूप से अवसर प्राप्त हो सके अपने स्वयं के विकास के लिए। सेकेंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी जैसे मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, ठीक वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे, जो भी कितने हैं 6 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि ज़रूरी है। क्या है ये 6 हमारी ड्यूटीज़, कि हमें हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। हमारे संविधान के जितने भी आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, इनका पालन करना चाहिए। राष्ट्रगान को भी सम्मान देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके देश हित के लिए, कार्य के लिए हमेशा तैयार रहे, सभी में आपसी भाईचारा हो, और वह सार्वजनिक जितने भी स्थान है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करें। फिर इसका थर्ड पॉइंट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी होता है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, ये कि हमारे देश में अलग अलग धर्म होते हुए भी जो राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वोपरि है, और हमारा जो संविधान है वह किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता या धर्म के आधार पर न्याय नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा जो देश है, ये हमारा संविधान जो है, उसने हमारे देश को एक सेक्युलर नेशन के रूप में प्रेजेंट किया है। Our constitution has declared India as a secular state. Fourth, national symbol, राष्ट्रीय चिन्ह। National symbols, our constitution also incorporated the national symbol, which inspired ideals and devotion towards national flag, tricolor, अशोक, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम। यानी कि हमारा जो संविधान है उसने हमारे कुछ राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किए हैं, जैसे राष्ट्रध्वज, अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जन गण मन। ठीक है। फिर इसके बाद में फिफ्थ, टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं है। हमारा जो देश है एक विशाल देश है, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह बिना परमिशन के जा सकता है, वहाँ के रीति रिवाज अपना सकता है। इसीलिए इंडिया इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत देश जो है वो विविध रंगों के फूलों पे गुथी हुई एक माला है। लेकिन अब इस राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, देखिए कोई चीज़ अगर होती है उसका पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव भी ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पर इसके जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हैं वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद की एक सबसे बड़ी घटना जो है वो 1947 में घटी थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। द वर्ड कम्युनलिज्म हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी, समुदाय से लिया गया है ये कम्युनलिज्म शब्द। और ये जो ये कम्युनलिज्म जो है वो एक ऐसी भावना है जिसमें हम हमारे समुदाय को ही सबसे ज़्यादा महत्व दें और दूसरे समुदाय के लोगों को निम्न समझें।
तो यह भी ये जो है ये राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रभावित करता है और इसके कारण आपसी दंगे, लड़ाई झगड़े होते हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं। सेकंड है इसमें लिंगिज्म यानी कि भाषावाद। ये भाषावाद जो है कि हमने अभी इसके पहले भी मैंने बताया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आके रहते हैं, सबकी एक अपनी भाषा है, अपनी बोली है, जिसके कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है और इसमें फिर लोग अपनी भाषा को ही सर्वोपरि मानते हैं। और फिर जब जहाँ भाषा को अपनी अपनी भाषा को सर्वोपरि माना जाता है तो आपसी ही बहस, लड़ाई झगड़े और शांति जो है वो भंग होती है, जिसके कारण भी राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। तीसरी है कास्टिज्म, जातिवाद भी सबसे बड़ा एक इस राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। प्राचीन समय में जो है वो एक सिस्टम था, लोगों के जो व्यवसाय है उसके आधार पर जो जातियां थी उनको वर्ण के रूप में बांट दिया गया था और उस आधार पर 4 वर्ण में ये जो है जातिवाद ये जो कास्ट सिस्टम था ये 4 वर्ण के आधार पर विभाजित था। सब कौन कौन से थे? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 4 वर्णों पर जो है वो पूरा समुदाय बटा हुआ होता था अपने अपने कार्य के आधार पर। लेकिन फिर जो जिस जाति का होता था उसको जीवन भर उसी जाति से संबंधित व्यवसाय को करना होता था। लेकिन ये एक कुप्रथा थी। धीरे धीरे इस सुधार लाया गया। बहुत सारे समाज सुधारक थे जैसे संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बहुत सारे प्रयास करे इस जातिवाद को दूर करने के लिए। तब और इसके प्रमुख डिफेक्ट्स भी थे। इसके डिफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहले इसके कारण हमारा जो समाज था वो उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में बढ़ गया। दूसरा, यहाँ पर जो निम्न वर्ण के लोग जो हुआ करते थे उनका शोषण होने लगा। इसके कारण जो है